नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। पूरे देश में और दुनिया में इस वक्त चर्चा है ऑपरेशन सिंदूर की। भारत में जहां इसकी चर्चा का परिप्रेक्ष्य अलग है, वहीं दुनिया में इसको लेकर चर्चाएं अलग अलग तरीके से हो रही है। कोई इसे अमेरिका की सफलता मान रहा है, कोई पाकिस्तान की हार, कोई भारत की बहुत बड़ी जीत। लेकिन भारत में ये तय है कि भारत की जनता इसे अपने आप में और भारत की सरकार के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि पाकिस्तान को सीधे सीधे संदेश देने की है। वैश्विक शक्ति के रूप में हथियारों का एक बहुत बड़ा आने वाले दिनों में हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा गढ़ बन सकता है, दुनिया को भेज सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है। जिस तरह की ताकत, सैन्य ताकत दिखाने की भारत ने इस दरमियान कोशिश की है, और जितना जबरदस्त आज भी डीजीएमओ की जो प्रेस ब्रीफिंग हुई राजस्थान देश में, राजस्थान के बॉर्डर इससे सटे हुए हैं पाकिस्तान से, और राजस्थान से लेकर पूरे देश में इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर से क्या कुछ भारत को और भारत की जनता को हासिल हुआ, ये हम समझने की कोशिश हमारे खास मेहमानों के साथ कर रहे हैं। हमारे साथ मीनाक्षी सेठी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, एडवोकेट राजकुमार शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी से, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ जी, आप बीएसएफ से डीआईजी रिटायर्ड हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत विपक्ष से की जाए। मीनाक्षी सेठी जी, कैसे देखती हैं आप भारत को इस पूरे समय अवधि में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या कुछ भारत ने हासिल किया है? देखिए, जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ भारत ने जवाब दिया और जिस तरह से पूरा विपक्ष और सब लोग एकजुट हुए, तो उससे मुझे लगता है कि बहुत ही एक स्पष्ट संदेश पूरी दुनिया को गया और पर्टिकुलरली पाकिस्तान को गया है कि हम लोग टेररिज्म को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन फिर ये जो सीज फायर हुआ, सीज फायर देखिए, यूं तो युद्ध किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है, लेकिन युद्ध से मानवता का कभी भी भला नहीं होता है। वो चाहे इधर के मरे चाहे उधर के मरे, युद्ध से जो घायल होती है वो मानवता घायल होती है। लेकिन इसमें जैसे ही ट्रंप के द्वारा और अमेरिका के द्वारा इसकी जो घोषणा की गई, ये थोड़ा एक हमें विवादास्पद सा लग रहा है कि जब हमारा शिमला समझौता चल रहा था, जिसमें हमने ये क्लियर कट किया हुआ था कि हम लोग बायलैटरल जो भी होगा वो बातचीत करेंगे, तो फिर ये मध्यस्थता कैसे आई, क्या परिप्रेक्ष्य बना। एक दिन पहले तो वेंस कह रहे हैं, जो अमेरिकी उपराष्ट्रपति है, कि हम लोग इसमें बिल्कुल मध्यस्थता नहीं करेंगे, हम नहीं चाहते इसके बीच में आना। और फिर दूसरे या तीसरे दिन ट्रंप की तरफ से ट्वीट आता है, और ट्रंप की तरफ से ट्वीट आने के बाद पूरी दुनिया को पता चलता है कि सीज फायर हो गया, और फिर सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है। तो ये सब कुछ सवाल भी उभर कर आए हैं, जिनका जवाब की मुझे लगता है कि जो भी हमारी वर्तमान सरकार है उनको पूरे देश को देना चाहिए। और बाकी जिस तरह से हमने आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब दिया है, वो हम हमारी सेना के जज्बे को सलाम करते हैं। जो हमारी सेना ने बहादुरी दिखाई, जो हमारे शहीद हुए, हम उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हमारी सेना ने बिल्कुल एक बार फिर साबित कर दिया कि वो लोग बिल्कुल मुस्तैदी से काम करने के लिए हमेशा हर पल तैयार है। तो लेकिन इस पूरे प्रकरण में जितने भी सवाल हैं, हम चाहते हैं कि सरकार उन सवालों के जवाब दे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। अब से महज 2 घंटे की समय है नहीं, तो जवाब प्रधानमंत्री के देश के नाम संबोधन में भी जो आपके हैं वो जरूर मिलेंगे। ये सवाल सिर्फ आपके नहीं है, एक बड़ी संख्या है जिनके जहन में ये सवाल है कि भाई अमेरिका क्यों, लेकिन अमेरिका ने पहली बार ऐसा नहीं किया है। राजीव तिवारी और जगदीश के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले एडवोकेट राजकुमार शर्मा, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। राजकुमार जी, सवाल अपने आप में एक तरफ है, लेकिन भारत की सफलता निश्चित रूप से वैश्विक स्तर पर संदेश देने में आपकी सरकार और हिंदुस्तान सब सफल रहा। लेकिन भारत के हिस्से में क्या क्या आया, जब हम चर्चा करेंगे इस 2025 के कैलेंडर में भारत पाक आतंकवाद के खिलाफ भारत की सफलता के संदर्भ में, तो भारत की उपलब्धि के रूप में क्या क्या देखते हैं आप?
देखिए मीना जी, मैं आपको बता देता हूँ कि आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे पहला युद्ध 1948 में लड़ा गया कबालियों के द्वारा। फिर 1962 में युद्ध हुआ, फिर 1965 में हुआ और 71 में हुआ, फिर करगिल हुआ और फिर 1900 ये 2025 का युद्ध है। युद्ध इसको नहीं कहेंगे, ये ऑपरेशन था, ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि युद्ध की आधिकारिक घोषणा हमारे देश के द्वारा कभी नहीं की गई। ऑपरेशन सिंदूर के तहत सिर्फ और सिर्फ जो आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने का जो लक्ष्य लिया गया था भारत सरकार के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा, उस लक्ष्य को उन्होंने पूरा किया। इनके ऑपरेशन सिंदूर के तहत 5 लक्ष्य उन्होंने लिए। आतंकवादी जो जिन्होंने हमला किया उनको नेस्तनाबूद करना, आतंक की जमीन को खत्म कर देना। उसके लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना की जो कार्रवाई थी वो आतंकवादियों तक सीमित थी। पाकिस्तानी मिलिट्री से हमारा कभी कोई विवाद नहीं रहा। पाकिस्तानी मिलिट्री ने बीच बचाव किया आतंकवादियों के लिए, उसमें उनको मारने में आड़े आए तो कुछ उसके जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना के द्वारा की गई। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें हमारे एयर मार्शल भारती जी, लेफ्टिनेंट जनरल गई साहब और वाइस एडमिरल एएन प्रमोद जी ने भी स्पष्ट रूप से संदेश दिया कि हमारी लड़ाई, हमारा जो ऑपरेशन था वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने का था। इसके अलावा मिलिट्री से हमारा कोई लड़ाई नहीं थी। मिलिट्री ने बीच बचाव किया, तब जाकर उसका माकूल जवाब दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर से आपने जो सवाल मुझसे पूछा कि हमें क्या हासिल, ऑपरेशन सिंदूर से पूरे विश्व में एक सीधा संदेश गया कि नया भारत किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं है। नया भारत युद्ध की मैदान में भी लड़ना जानता है, नया भारत टेबल पर भी लड़ना जानता है, युद्ध के पीछे से भी लड़ना जानता है। जैसे सिंधु जल समझौता स्थगित करके भारत ने पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी को, आर्थिक रीढ़ की हड्डी को तोड़ा। कुछ तकनीकी परेशानी का सामना कर रहे हैं राजकुमार शर्मा जी। राजीव तिवारी जी, आपके पास आती हूँ मैं। बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ जाएं, तब तक जगदीश जी को सुनेंगे। तो राजीव तिवारी जी, सवाल ये है कि एक पक्ष सत्ता पक्ष का है और दूसरा विपक्ष का है और तीसरा पक्ष आम आदमी का है। भारत का आम आदमी भारत के खाते में इस पिछले 20 दिन में क्या कुछ पाता है? देखिए, जो कुछ भी हिस्से में आया, भारतीय सेना का जो अदम्य साहस देखने को मिला, उसकी जो तैयारियां देखने को मिली और जिस तरीके से आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया, लेकिन इसमें बस मुझे जो थोड़ा सा लगता है वो ये था कि एक तो ऑपरेशन का में डिले बहुत किया गया। देखिए, आपने जो 22 अप्रैल को पहलगांव घटना हुई थी, उसकी तकरीबन कोई 14 या 15 दिन बाद आपने आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। 9 ठिकानों को 21 की लिस्ट सॉर्ट आउट हुई थी, उसमें से 9 ठिकाने चुने गए और उनको बर्बाद किया गया। तो अब आप ये बताइए, उसमें कहा गया कि भाई 100 आतंकी वहाँ मार गिराए गए, जिसमें 4 या 5 जो थे वो बहुत ए ग्रेड, ए श्रेणी के जो सबसे दुर्दांत आतंकवादी थे वो थे, जो कंधार के उसमें हाईजैक में भी शामिल थे, रऊफ वगैरह वो शामिल थे। लेकिन आप ये देखिए कि जब हम 15 दिन बाद, इसमें सेना की कोई गलती नहीं, सेना तो लगातार कार्रवाई करी और बहुत ही सटीक और जिसको कहते हैं ना कि कहीं चूक नहीं हुई उसकी कार्रवाई में। कितने सैकड़ों ड्रोन आए, एक को लैंड नहीं करने दिया, सभी को मार गिराया गया। भारत की जो सैन्य शक्ति है उसको पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन क्या आप और हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि 15 दिन बाद भी आतंकी वहां उस अड्डे पे बैठे होंगे, जब उनको मालूम है कि यहाँ पर हमला होने वाला है, भारत की सेना बिल्कुल तैयार है और वो भारत की सेना की क्षमताओं को भी जानते हैं कि पहले भी पुलवामा और बालाकोट और उड़ी के बाद जो भारतीय जनता सेना ने जो ऑपरेशंस किए थे वो कितने कारगर थे, वो इस बात को जानते थे। तब आप ये देखिए कि अगर मुझे लगे कि मेरे घर में बम गिरने वाला है तो क्या मैं उस घर में बैठूंगा क्या? इसीलिए मसूद अजहर और ये जितने भी उनके टॉप के टेररिस्ट जो वर्ल्ड में जिनको आतंकवादी घोषित किया हुआ है, वो सब उन ठिकानों से भाग गए थे या सेफर प्लेसेस में पाकिस्तानी सेना ने भेज दिया था।
लेकिन इसकी सबसे बड़ा जो फायदा मैं मानता हूँ वो ये हुआ कि पाकिस्तान एक्सपोज हो गया पूरी दुनिया के सामने कि हाँ, उसके यहाँ आतंकवादी अड्डे थे, वो आतंकवादियों को पोषित करता था, आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता था। इससे बड़ी सफलता मैं नहीं समझता कि भारतीय सरकार और भारतीय सेना की कोई है कि पाकिस्तान को इस पूरे युद्ध के माहौल में, जो भी युद्ध तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन जो ये ऑपरेशन सिंदूर था उसके अंदर पूरी ताकत के साथ भारत ने ये सिद्ध कर दिया कि हाँ, पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। और ये बहुत बड़ी सफलता है। इसकी वजह से हो सकता है कि हमको अगली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी मेंबरशिप, स्थायी मेंबरशिप मिल जाए। अभी वहाँ 5 देश हैं, 5 महाशक्तियां हैं, तो हम भी अब किसी महाशक्ति से कम नहीं रहे, क्योंकि हमने बॉर्डर के पार जाकर सेना ने, मतलब हमला कर सेना अंदर नहीं घुसी है वहां पे उनकी सीमाओं में, लेकिन हमारी जो टेक्निकल शक्तियां इतनी तगड़ी हैं, मतलब हमारे वॉर हेड्स जो है इतने तगड़े हैं कि वो बिल्कुल अचूक निशाना लगाया उन्होंने और उन जो अड्डे थे उनको तबाह कर दिया। दूसरी जी। बात, ये पूरे ऑपरेशंस के अंदर अभी तक ये नहीं आया कि पहलगाम में जो 5 आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी वो कहाँ है, उनका क्या हुआ। इसमें भी थोड़ा सा, अगर हो सकता है उनको एनकाउंटर हो चुका हो। हमारी सेना लगातार पूरे कश्मीर में खोजबीन अभियान चलाए हुए है, तो कई जगह मुठभेड़ें भी हुई हैं, तो हो सकता है उनको न्यूट्रलाइज कर दिया हो भारतीय सेना ने, लेकिन कहीं ना कहीं आना चाहिए। और एक लेकिन उसकी कोई जनता के मन आधिकारिक में, पुष्टि नहीं हुई जनता के है, मन में उसकी एक कोई बात है आधिकारिक। कि ये सीज फायर थोड़ा सा अर्ली हो गया। जी। हम पाकिस्तान को फायर। और जो वहाँ दूसरे अड्डे हैं आतंकवादियों के, उनको भी नष्ट कर सकते थे और पाकिस्तान को एक तरीके से आतंकवादी विहीन कर सकते थे। जी। जगदीश शर्मा जी, बहुत बड़ी सफलता वैश्विक परिप्रेक्ष्य में सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता तक की बात राजीव तिवारी जी ने की है। निश्चित रूप से भारत की सरकार और भारतीय सेना बधाई की पात्र है। लेकिन सवाल जो लगातार, एक सवाल राजीव जी का, एक सवाल मीनाक्षी सेठी जी का, ये सवाल है जिनका जवाब धीरे धीरे भारत की सरकार देने का प्रयास करेगी। शायद आज उसका उचित समय नहीं है। आज समय भारत की इस विजय, अगर ये विजय है, अगर ये इसलिए क्योंकि अभी भी जिस तरह से सीज फायर का उल्लंघन, अभी भी पाकिस्तान की भारतीय सेना की तरफ से ये कहा जाए ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं भारतीय सेना को, भारतीय सरकार को भी अंदेशा है पाकिस्तान का जो रवैया रहा है, जो इतिहास है। तो सवाल ये जगदीश शर्मा जी कि पाकिस्तान को संदेश देने में भारत की सरकार कामयाब हुई, दुनिया को संदेश देने में भी भारत की सरकार कामयाब हुई, इस मायने में कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत ने अपनी एक जगह बनाई। लेकिन जो सवाल मीनाक्षी सेठी उठा रही है कि अमेरिका की धौंस अभी भी जारी है, ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने पहली बार ऐसा कुछ किया है। मीना जी, ऐसा है, सारी बातें हमारे जो तीनों और सहयोगी हैं इन्होंने लगभग बता दी है। मैं कुछ मोटी मोटी बात आपको और उसमें ऐड करना चाहता हूँ। कोई नई बात मुझे कहनी नहीं है, लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि इंडियन आर्मी ने केवल यही कहा था कि हमको वो आतंकवादी वापस कर दीजिए, या जितने पाकिस्तान में आतंकवादी बैठे हुए हैं उनको आप अपने यहाँ से निकाल दीजिए। ये जो आपने भट्टी चला रखी है यहाँ पर 100 200 आतंकवादी एक साथ आप तैयार करते हैं और वो फिर दूसरी जगह पर जाकर आप देखिए, दुनिया में कहीं पर भी आतंक की कोई घटना होती है उसमें कोई न कोई पाकिस्तानी आतंकवादी होता है, पूरी दुनिया में। चाहे वो अमेरिका में हुई हो, चाहे अभी हाल के दिनों में फ्रांस में हुई हो, इंग्लैंड इससे परेशान है, बेलारूस परेशान है, और कितनी जगह पर ये पाकिस्तानी ट्रेंड जो आतंकवादी हैं ये पूरी दुनिया की शांति भंग करके बैठे हुए हैं। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसीलिए ये फैसला किया कि एक दफा इनको
कम से कम निपटा लिया जाए। तो 100 के करीब तो टेररिस्ट ही मरे हैं बस केवल इस सारे ऑपरेशन में। और हमारा टारगेट भी टेररिस्टों को एलिमिनेट करना था। वहां की फौज को कोई नुकसान पहुंचाना नहीं था, वहां की आम आवाम को नुकसान पहुंचाना भारत का लक्ष्य नहीं था। लेकिन आतंकवादी और आपको ध्यान होगा 8-9 की दरमियानी रात को एक दफे में ही हिंदुस्तान का पूरी रात युद्ध चला और उस युद्ध में कम से कम भी नहीं तो 100 ठिकाने फोड़े गए, जिनमें लाहौर का इनका सबसे बड़ा वो सेंटर भी शामिल है जो कि एयर मिसाइल्स वगैरह को फोड़ने के लिए अवाक्स का काम करता है। वो बड़ा एयरपोर्ट पूरा तहस नहस हो गया है लाहौर का, वहां से अब उड़ाने भरना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह कुल मिला के 11 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको कि पूरे तरीके से नष्ट किया गया है। हमारे मीडिया में सबके सब जो है पॉइंट आ चुके हैं, ये ज्यादा डिटेल में आए, मुझे नाम याद नहीं है एक एक करके, लेकिन ये सब कुछ हो चुका है। बहावलपुर में मेन अड्डा था, उसको नष्ट किया सबसे पहले हिंदुस्तान के, टारगेटेड तरीके से वहां पर एक एक बिल्डिंग ही बस केवल नष्ट हुई, वो बिल्डिंग अकेली नष्ट हुई, आसपास की बिल्डिंगों तक को नहीं छेड़ा गया। वही बिल्डिंग नष्ट हुई जिसको कि टारगेट किया गया था, जहां पर आतंकवादियों का अड्डा था, जहां से ये कार्रवाई की प्लानिंग करते थे, जहां पर आतंकवादियों को जो है वो हथियार प्रोवाइड कराए जाते थे, उनको हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी और आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग दी जाती थी। ये वो अड्डे थे सारे के सारे। अब देखिए मीडिया में जितनी खबर आई है मैं उतनी बताता हूँ आपको, मेरा कोई अपना सोर्स ऐसा नहीं है, सेना में कई दोस्त हैं वो लगभग वही जानकारी देते हैं। तो 100 के करीब तो टेररिस्ट ही हो गए, 40 के करीब इनके वो मरे हैं जो आर्मी के लोग हैं, जिनको बोलना चाहिए, जो इनके ऑफिशियल्स हैं आर्मी के, चाहे वो सैनिक हो, चाहे कोई छोटा अफसर हो, चाहे इस तरीके से 40 के करीब वो हैं। और 10, 20, 50 जो है कॉमन मैन भी इसकी चपेटे में आया होगा निश्चित तौर पर, मैं समझता हूँ। तो ये जो है 3 दिन की एक्टिविटी में, 3 दिन की कार्रवाई में इससे ज्यादा और क्या कर सकते थे, इसलिए हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को अब हिंदुस्तान ने ऐसा जवाब दे दिया है, इतना डरा दिया है कि जो सीज फायर की भी शर्त रखी है उसमें एक इतनी गंभीर शर्त है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से एक भी आतंकवादी गतिविधि हिंदुस्तान में हुई कहीं पर भी, तो हम उसको युद्ध का ऐलान मानेंगे, युद्ध ही मानेंगे, और हम युद्ध के तरीके से ही उसको ट्रीट करेंगे जी। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हिंदुस्तान के लिए, और उपलब्धियां तो 3-4 बड़ी बड़ी हैं। देखा जाए तो असली तो यही मिला है, आतंकवाद को सीधी चुनौती मिली है इस ऑपरेशन। जी राजकुमार जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि आप बीएसएफ के रिटायर्ड डीआईजी हैं। आज जिस तरह से एयर मार्शल ने साफ साफ कहा भय बिन प्रीत न होए, तो क्या भय स्थापित हो गया है, पाकिस्तान डर गया है, और क्या भारत की ये सफलता हम माने कि भारत ने पाकिस्तान को डरा कर अपने साथ बातचीत के लिए डीजीएम की तरफ से वहां से आया है, कहा जा रहा है कि वहां से कॉल आया, और भारतीय जो पैरेलल जो टीम है डीजी लेवल के जो लोग, उन्होंने बात नहीं की, एक बार में दूसरी बार फोन आया, उसके बाद बात हुई। तो भारत जो कह रहा है कि भय बिन प्रीत न होए, ये पाकिस्तान को समझा दिया है क्या पुष्पेंद्र सिंह जी? बिल्कुल, देखिए ये जो 3 दिन का जो वॉर हुआ है, इसमें उनको क्लियर मैसेज इंडिया ने दे दिया है कि साहब आप जो है बहुत हो गया, आपने बहुत हमारे इनोसेंट लोगों को मार दिया है, पिछले कई सालों से आप परेशान कर रहे हैं हिंदुस्तान में, आम पब्लिक भी परेशान है बॉर्डर एरियाज में क्योंकि मैं आईजी बीएसएफ रिटायर हुआ हूँ। देखिए जो नॉर्दर्न बॉर्डर एरियाज है J&K में, तो ये रेगुलर जो है इस तरह की एक्टिविटीज करते रहे हैं, आतंकवादी हमेशा बॉर्डर क्रॉस करते रहे हैं, और हमने भी बहुत आतंकवादी इनके मारे हैं, और उसमें आर्मी रेगुलर भी मारे गए हैं। लेकिन जो है इन लोगों की जो ये आदतों से बाज नहीं आ रहे, जिस तरह से इस बार पहलगाम का जो हिंदुस्तान ने बदला लिया है, और जो ये सीज फायर में जो आप बता रहे हैं,
क्योंकि मैंने लेट में अभी एक खोला है जो कॉन्फ्रेंस का, तो अगर ये कंडीशन लगाई है कि साहब कोई भी अटैक अगर आप पाकिस्तान की तरफ से करेंगे, हमला हमारे इनोसेंट लोगों पे, तो फिर जो है हम युद्ध ही मानेंगे उसको। सो ये एक बहुत ही कड़ा संदेश हम लोगों ने दिया है इनको। और देखिए मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम लोग जब रेंजर्स के साथ हमारी जब मीटिंग होती है, पिछले 3-4 साल में हमने काफ़ी मीटिंग्स करी है, सेक्टर लेवल उनके ब्रिगेडियर्स आते हैं रेंजर्स से, और मैंने उनकी लैंग्वेज में भी काफ़ी चेंज, उनकी जो बातचीत करने का तरीका है उसमें भी काफ़ी चेंज पाया है। ये जब असर आया है, उनमें जो भय है, वो डर पैदा हुआ है पिछले 5-7-10 साल में। अब उनको ये पता चल गया है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आर्मी या जो भी हमारी एजेंसीज हैं, अब ये लोग जो है मुंह तोड़ जवाब देती है, पूछती नहीं है कि क्या करना है। तो ये एक मैसेज इस बार हमने 3 दिन के वॉर में दे दिया है कि साहब आप तैयार रहे। आई होप कि ये लोग लाइन पर रहे। हालांकि ये कुत्ते की दुम जो है वो सीधी नहीं होती वाली बात है, मैं बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है 36 ईयर्स का, कि जो है ये हमारे साथ मीटिंग करते हैं, रेंजर्स आते हैं, हमारी मीटिंग करते हैं, रात को जाके फिर फायर करते हैं। ये मैंने देखा है पर्सनली। तो हम लोग इनको ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेकिन यस, जो है मेरे को लगता है कि ये सब वॉर के बाद, और जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ये एक बहुत बड़ा हथियार है हमारे पास, और यही इनको सबक सिखाएगा आने वाले टाइम में। अगर इसके अंदर हम लोगों ने इनको पानी टाइम पे नहीं दिया, पानी को रोक नहीं सकते, लेकिन टाइम पे नहीं देना, टाइम पे देना, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। क्योंकि मैं खुद किसान रहा हूँ कि पानी खेत में अगर टाइम पे आया तभी उस फसल को लगा सकते हो, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। और जब आपको पानी नहीं चाहिए उस टाइम आपने पानी छोड़ दिया तो फसल खराब है। सो ये एक ऐसा हथियार है। आई एम श्योर आने वाले टाइम में 2 महीने ये गर्मी के बाद देखना, ये अपने आप घुटने पे टेक के और बोलेंगे साहब हम एग्री करते हैं, पानी दे दो प्लीज। सो आई एम श्योर ये आने वाले टाइम में पाकिस्तान को एक लेसन इस बार हमने तगड़ा दिया है, और इस तरह से ये लोग आगे की कोई हरकत नहीं करे। आई होप सो। जी, राजकुमार शर्मा जी, देश के प्रधानमंत्री आज भारत को, देश को संबोधित करने वाले हैं, क्या कुछ अपेक्षित है उनसे? देखिए मीना जी, मीनाक्षी जी ने एक सवाल रह गया था अपनी डिबेट के बीच में, अमेरिका बीच में क्यों आया। देखिए मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के सामने जब पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, चूंकि हमारे यहाँ से युद्ध की आधिकारिक घोषणा थी नहीं, ऑपरेशन चल रहा था, तो जब अमेरिका बीच में आया तो अमेरिका ने भी सुना कि हिंदुस्तान के मजबूत प्रधानमंत्री का जो नारा है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, गोली आएगी तो गोला जाएगा। उन्होंने कहा कि घुसकर मारेंगे, मिट्टी में मिला देंगे। अमेरिका अच्छे ढंग से सुन रहा है, और अमेरिका के समझ में आ रहा है कि हिंदुस्तान का नेतृत्व बहुत मजबूत है और पूरे विश्व में इस नेतृत्व की धाक है। और आज मोदी जी शाम को 8 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या देश के सामने आएंगे, देश के सामने अपना वर्जन रखेंगे, उसमें स्पष्ट रूप से संदेश पाकिस्तान को जाएगा कि गोली आएगी तो यहाँ से गोला जाएगा, किसी भी कीमत पर आतंकवाद को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। आज हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका जो नेतृत्व मजबूत है। 20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से उन्होंने मुलाकात की और 100 किलोमीटर अंदर घुसकर पाकिस्तान में प्रहार किया। ऐसा आधुनिक भारत, नया भारत ही कर पाया है। अन्यथा आपने देखा होगा कि हमने 1971 के युद्ध में टेबल पर हमारे जीते हुए क्षेत्र छोड़ दिए थे, 93,000 सैनिकों को वापस भेज दिया था। आज वो स्थिति नहीं है। आज रणनीतिक रूप से भी हम मजबूत हैं, हम पर्दे के पीछे से भी मजबूत हैं, पर्दे के आगे भी मजबूत हैं, हम सेना से भी मजबूत हैं, और हम उसके अदर जो युद्ध लड़ा जा रहा है, जैसे सिंधु जल संधि स्थगित की है, उस पर भी हम मजबूत हैं। आज पूरा देश प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। ये पूरा विपक्ष ने भी हमें पूरा सहयोग किया, इसका भी साधुवाद, धन्यवाद। परंतु आज जो प्रधानमंत्री जी कहेंगे, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि हमारा देश उनके उद्बोधन से गर्व से भर उठेगा, और पाकिस्तान और आज जो देश मध्यस्थता कर रहे हैं, उनके समझ में आ जाएगा कि हिंदुस्तान किसी भी कीमत पर आतंकवाद को टॉलरेट नहीं करेगा। विश्व में एक नया आयाम और नया एक सिद्धांत स्थापित करने का आज दिन है, और ऐसा मोदी जी आज करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मीनाक्षी जी हैं कि हेलो जी, एम आई ऑडिबल? हाँ जी। तो राजकुमार जी ने कहा कि आज नरेंद्र मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो मैं चाहूंगी कि इनकी बात सत्य हो जाए। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहुत बेसब्री से पिछले 11 साल में हम लोग इंतजार कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्योंकि उनको सिर्फ अपनी बात कहना आता है। वो आगे से जवाब, कोई सवाल करें और उसका जवाब दें,
ये शायद उनके फोटे है नहीं। तो आज इनके मुंह से निकल गया है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हालांकि मुझे पूरा विश्वास है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करके सिर्फ एक तरफा वार्तालाप करेंगे, जिसकी कि उनको पिछले 11 साल में आदत पड़ी हुई है। तो उम्मीद करते हैं कि जो अनुत्तरित सवाल हैं वो मोदी जी देंगे। एक सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे जिसमें वो खुद आएंगे। पिछली 2 सर्वदलीय बैठक में तो वो आए नहीं है, आज तक उन्होंने कभी किसी चीज का जवाब दिया नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में मोदी जी सबको जवाब देंगे, और जवाब वो एक तरफा नहीं होंगे कि वो आके खुद कह के चले जाएं, कोई आगे से उनसे काउंटर सवाल करे और वो उसका जवाब दे। इस बात के लिए मुझे लगता है कि मैं ही नहीं, पूरा देश इसकी उम्मीद लगाए हुए बैठा है। और बाकी जो सेना ने ये हौसला दिखाया है, उस हौसले को हम सब सलाम करते हैं, उस जज्बे को हम सलाम करते हैं। हमारे साथ फौजी भाई हैं हमारे, उनको सलाम, उन्होंने भी अपनी जो भी सेवारत रहते हुए देश को सेवा दी है, और हम लोग आज कहीं अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं तो इन्हीं की वजहों से सुरक्षित बैठे हैं। अब चाहते हैं कि मोदी जी इन सब पे एक खुलासा कर दें, जिसके लिए पूरा देश इंतजार कर रहा है। जी मीनाक्षी सेठी जी, राजकुमार जी ने कहा कि ट्रंप का भारत के प्रधानमंत्री के प्रति जो उनका प्रधानमंत्री का जो वैश्विक ताप है, मतलब नरेंद्र मोदी का जो ऑरा है, नरेंद्र मोदी का जो कद है, जो प्रतिष्ठा है, जो उन्होंने दिखाया है कि वो 56 इंच का उनका सीना है, इसलिए पाकिस्तान को घर में घुसकर मार दिया है। इसलिए ट्रंप को आना पड़ा बीच में और कहना पड़ा भारत के प्रधानमंत्री को ये कि उनसे बात हुई। तो वो अपनी सफलता मान रहे हैं ट्रंप का ये कहना भी। अब ये तो देखिए इनकी बातों की और शब्दों की जादूगरी है, वो तो इनको बहुत अच्छे से आती है। अगर वो इतना ही विश्व गुरु मानते तो ट्रंप पहले मोदी जी से बात करता, उसके बाद कोई संयुक्त वक्तव्य जारी होता। तो फिर तो बात थी कि हाँ, कि उन्होंने मोदी जी को माना। उन्होंने तो एक तरफा, इसके पीछे क्या मतलब क्या निटिग्रिटीज रही, किसकी वार्तालाप हुई, क्या हुआ, वो सभी तो देश जानना चाह रहा है कि क्या किनके बीच में बात हुई थी, किनके बीच में वार्तालाप हुआ था, जिस के आधार पे ट्रंप ने ये घोषणा की। आज अगर 2 भाइयों के बीच में भी लड़ाई होती है तो कोई तीसरा तो आके उसकी घोषणा नहीं कर सकता ना, जब तक कि वो 2 भाई भी साथ हों। तो इसलिए ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा इन सब से कैसे पर्दा उठता है, कैसे हमें सब इस जो पर्दे के पीछे की सच्चाई है वो पता चलती है। लेकिन मतलब अभी तो बहुत सारी चीजों पे, जिसे कहते हैं कोहरे के बादल छाए हुए हैं, और पूरा देश इंतजार कर रहा है कि वो कोहरे के बादल छटे और सीज फायर। मीनाक्षी जी, हम 1971 का दर्द आज झेल रहे हैं। लोगों ने कहा कि आयरन लेडी इंदिरा गांधी आयरन लेडी, आज भी पोस्टर लगे आयरन लेडी की वजह से आज वो सायरन लेडी हो गई। उनकी वजह से हम ये सारा कुछ झेल रहे हैं। जब 93,000 सैनिकों को बंधक बनाकर उनको वापस छोड़ सकते हैं, उनको हमने हमारे जीते हुए क्षेत्रों को लौटा दिया, उसी का परिणाम है कि आतंकवाद हम झेल रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी के बारे में आप बात करें, पिछले जो नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल है, जो भी 13-14 वर्ष, ये 11-12 वर्ष का कार्यकाल है, उसमें नरेंद्र मोदी जी ने विश्व के नक्शे में भारत को पहचान दी है, विश्व को बताया है। आज आप देख रहे हो कि बिल्कुल बिल्कुल जो किया भाई साहब आपने किया है। उससे पहले तो देश कुछ कर ही नहीं रहा था, पिछले 11 साल में ही सब कुछ हुआ। उससे पहले 70 साल जो पूरे हुआ ना, 93,000 बिल्कुल 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 93,000 फौजी छोड़ दिए, पीए को लौटा दिया, हुआ ना, जीती हुई जमीन वापस की, हुआ ना। उससे पहले हुआ ना, देखा ना आपने। बिल्कुल भाई साहब, आप लोगों ने किया है। उससे पहले जो आजादी से लेके विकास हुआ वो सब भी आप ही करके गए हैं। जो सारा काम किया, 93,000 फौजियों को लौटा दिया, और क्या नाम, जीते हुए पाक के क्षेत्र वापस लौटा दिए, भारत की जमीन को उनको दे दिया। ऐसा हुआ ना पहले, हुआ ना, क्यों नहीं हुआ? वो देखिए ट्रीटी हुई थी, उस ट्रीटी में कुछ हमने भी जीता हुआ छोड़ा था, कुछ पाकिस्तान में भी जीता हुआ छोड़ा था, कुछ जमीन पे हमने भी कब्जा किया था, कुछ उन्होंने भी कब्जा किया था। आप पढ़ लीजिए पूरा शिमला एग्रीमेंट। आप लोगों की दिक्कत ये है ना, आपको इतिहास का पता नहीं है, इतिहास बनाने में कोई योगदान नहीं है आपका। आपको सिर्फ प्रपंच करना आता है, प्रलाप करना आता है। आप लोगों का डर क्यों रहे हो? सुनने से डर क्यों रहे हो आप? डर लग रहा है कि नहीं, हम बिल्कुल नहीं कर रहे। हम डर नहीं रहे हैं। हम तो मोदी जी को कह रहे हैं कि आप एक संयुक्त सत्र बुलाओ संसद का। मना है आप बिल्कुल, हम तो डरते ही नहीं है। आप डरो मत, डरते हम नहीं है भाई साहब, डरते मोदी जी हैं। मोदी जी को कहो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, संयुक्त सत्र बुलाएं, संसद में आए। जब सर्वदलीय बैठक होती है तो क्यों भाग जाते हैं वो? इतिहास नहीं,
मीनाक्षी जी आप डरो मत, आप सुनो कि किस तरह से क्या हुआ और आज मोदी जी डरते क्या कर हम रहे नहीं है हैं भाई और साहब, क्या करने सुनने जा की रहे हैं। हमने ऑपरेशन कैपेसिटी है, आप सिंदूर लोगों में और नहीं है ऑपरेशन कैपेसिटी। सिंदूर आज फिर कह रहा हूँ स्थगित हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। और ये और आज अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो वापस से ऐसा होगा कि दुनिया इस चीज को देखेगी। ऐसा भी होना हो सकता है क्या? इसलिए आप चिंता मत करो, नरेंद्र मोदी जी में विश्वास रखो। नरेंद्र मोदी देश को बिल्कुल गौरवान्वित भाई करेंगे और साहब, ऊंचाई पर लेके ऑपरेशन जाएंगे। सिंदूर का बिल्कुल जिसे कहते हैं कि हम लोगों ने बिल्कुल सपोर्ट किया है। ऑपरेशन सिंदूर में बताइए किसी क्या कौन से विपक्षी दल ने सर उसका अब क्या, सपोर्ट नहीं किया? आपकी मृत्यु लग गई तो सर सपोर्ट किया तो आपकी मृत्यु लग रही है। आपका क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया? मैं सपोर्ट जारी नहीं, रखिए। अरे मिर्ची राजकुमार लगने की जी, क्या बात है? राजकुमार जी आप प्लीज, अपनी राजकुमार भाषा जी आप प्लीज, अपनी भाषा पे ध्यान दीजिए राजकुमार जी। राजकुमार जी आप पढ़े लिखे हैं, एडवोकेट हैं, भाषा पे क्या ध्यान ऐसी दीजिए आप भाषा, अपनी। आप सपोर्ट जारी ऐसी रखिए भाषा। मीनाक्षी जी, आपके सपोर्ट को अरे धन्यवाद। राजकुमार आप जी, सपोर्ट जारी रखिए। एडवोकेट हो आप, चैनल पे बोल रहे हो, राजकुमार जी किसी महिला के लिए क्या बोल रहे हो? आपको शर्म आनी चाहिए। शब्दावली शर्म का तो ध्यान रखें। राजकुमार जी प्लीज प्लीज मैं ये प्लीज, कह रहा हूँ, आप सपोर्ट जारी सभी रखिए, लोग, आपका सपोर्ट जारी रहेगा और सपोर्ट से ही राजकुमार देश आगे बढ़ेगा। ये पूरे देश राजकुमार की जी, एकता की बात है। हम तो हम तो चर्चा ये कर रहे हैं हिंदुस्तान को क्या मिला। आप फिर से उलझ गए पार्टी पॉलिटिक्स में दोनों। आप क्यों इतनी हिंदुस्तान को जल्दी, जो आप मिला, लोग को हिंदुस्तान को जो मिला, मीनाक्षी, थोड़ा सा भी हिंदुस्तान को जो पेशेंस मिला। नहीं है आप लोगों में, थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं है कि थोड़ा सुन भी ले। सत्ता पक्ष का काम सुनना होता है राजकुमार जी। सुनकर 4 लोगों को आपकी सरकार को बताइए, 4 सही काम और करिए, तब तो आपकी खूबसूरती है। और ऐसी शब्दावली आप करेंगे? देखिए आप इतने समझदार हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, फिर बीच में कहाँ से आप ऐसे शब्दावली पे आ गए? राजीव तिवारी जी मैं आपके पास आ रही हूँ, और आपको नहीं बोलना चाहिए राजकुमार जी, आगे से ध्यान भी रखिएगा। और राजीव तिवारी जी, ये जो ट्रम्प को लेकर जितनी बात हो रही है, दोनों पक्ष हैं इसके। राजकुमार जी ने कहा वो पक्ष भी है, मीनाक्षी सेठी जी ने कहा वो पक्ष भी है, और जो जैसे चाहे वैसे समझना चाहेगा। जिसका झुकाव मीनाक्षी जी की तरफ है वो मीनाक्षी जी की बात को सुनेगा, जिसका झुकाव राजकुमार जी की तरफ है वो राजकुमार जी की तरफ सुनेगा उस बात को। यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने हिसाब से अमेरिका की चौधराहट जो इस संदर्भ में देखने को मिली ऑपरेशन सिंदूर में, उसके लिए बयानबाजी कर रहे हैं। राजीव जी, सवाल ये आम आदमी कैसे सोच रहा है कि ट्रम्प को घोषणा करनी पड़ी, भारत के लिए ये कैसा है? देखिए, ट्रंप ने जो घोषणा करी, आम आदमी के दिमाग में संशय तो पैदा किया है उसने कि हमारे द्विपक्षीय मामले में तीसरा कहां से बीच में आ गया। आखिर ऐसी क्या वजह थी? अब उसके बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं कि पाकिस्तान में परमाणु अड्डों को खतरा पैदा हो गया था, क्योंकि जिस तरीके से 11 एयर बेसिस को उड़ाया था इंडियन फोर्सेस ने, तो उसके बाद वहाँ पे कुछ इस तरीके की घटनाएं, खतरा पैदा हुआ था कि पाकिस्तान को रिक्वेस्ट करनी पड़ी अमेरिका से, और उसके बाद उन्होंने मध्यस्थता और एक तरीके से दखल करी। और लेकिन जो घोषणा उनको करनी थी, वो घोषणा अगर करनी थी तो इन दोनों के डीजीएमओ को करनी थी, या डिफेंस मिनिस्टर्स करते, या प्राइम मिनिस्टर्स करते। लेकिन एक तीसरा देश, दो देशों के झगड़े में बीच में आके जिस तरीके से कहते हैं चौधराहट वाली बात वो करें। और दूसरी बात मैं अभी राजकुमार जी को कहना चाहूँगा कि पुष्पेंद्र सिंह जी इतने सीनियर सिक्योरिटी ऑफिशियल यहाँ बैठे हुए हैं हमारे बीच में, तो जो सेना को पकड़े गए सैनिकों को वापस करने का मामला था, पीओडब्ल्यू वाला, उसका एक नियम बना हुआ है अंतर्राष्ट्रीय। उसमें मेरे ख्याल में पुष्पेंद्र जी उसको ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। और जिस तरीके से जो वॉर में कैप्चर होती है ज़मीन, उसको भी बाद में जो लौटाने का मामला है, उसका भी एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ है, उसके तहत उसका भी निर्धारण किया जाता है कि भाई कौन सी जमीन इन्होंने कब्जाई है, उसको वापस करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है। तो वो सारी चीजें होती हैं, वरना अभी तक इजराइल 10 बार गाजा को अपने कब्जे में ले चुका होता। क्यों नहीं ले पा रहा वो? उसके लिए एक इंटरनेशनल प्रेशर होता है किसी भी देश के ऊपर, कानून बने हुए हैं, सारी चीजें, संयुक्त राष्ट्र है, वो सारी चीजें बीच में पड़ती हैं और उसके बाद वो सारी चीजें होती हैं। तो हमको ये कहकर किसी पे आरोप लगा देना कि वो आयरन लेडी वो क्या बन गई, रबड़ की लेडी बन गई, या वो हो गया, वो भी एक नेता थी, इसी देश की नेता थी।
अच्छा किया बुरा किया, बहुत सारे लोग अच्छा बुरा करते हैं, लेकिन बहुत अच्छा भी किया उन्होंने। और अभी तो 1971 हम में आज की पाकिस्तान बात को 2 कर रहे हैं। टुकड़ों में तोड़ दिया, और आप पब्लिकली ये बोल रहे हैं कि भाई 91-92 हजारों को क्यों छोड़ दिया। अरे नियम कानून होते हैं कुछ, आप तो खुद वकील हैं, आपको पता होना चाहिए ये बात। जी मेरे जी ख्याल में इस सवाल- विषय पे पुष्पेंद्र जी से बात करनी चाहिए, और वो जी इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे। जी पुष्पेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले जगदीश जी, और इसी सवाल के साथ आऊंगी पुष्पेंद्र जी, जो राजीव तिवारी जी ने जिसकी तरफ संकेत किया है, इशारा किया है। जगदीश शर्मा जी, सवाल ये है कि मैं वापस उसी बात पर आ रही हूँ, अमेरिका को लेकर दो सोच। भारत के लिए अगर हम देखें वैश्विक स्तर पर, अमेरिका के बीच में आने से और इस तरह बीच में आने से भारत का मान सम्मान, भारत की प्रतिष्ठा, उसको क्या फर्क पड़ा, पॉजिटिव नेगेटिव? क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से भारत को हासिल क्या क्या हुआ। इसी का हिस्सा है ट्रंप की तरफ से एक्स सोशल मीडिया पोस्ट करना, और उसके बाद सीज फायर की बात। तो भारत को इससे लाभ हुआ कि नुकसान हुआ? भारत के लिए ये प्लस होगा कि माइनस होगा? लेकिन मीना जी, जब कभी भी इस तरह के इंसिडेंट होते हैं दुनिया में कहीं पर भी, तो ये इंडिया नहीं बल्कि फ्रांस और जर्मनी जैसे बड़े कंट्रियों के बीच भी, इंग्लैंड के बीच भी ये होता है कि जब बहुत ज्यादा लाइफ या बहुत ज्यादा इंफ्रा को नुकसान हो रहा होता है, और जिसमें ह्यूमन लाइफ को सफर करने का बहुत बड़े ग्राउंड तैयार हो जाते हैं, तब कोई न कोई विदेशी शक्तियां आपस में जो पड़ोस में है वो बीच बचाव करती हैं। आपको याद होगा कि जब ये जेडी वेंस आए थे उसके तुरंत बाद हमारे यहाँ पर संयुक्त अमीरात से एक वाइस प्रेसिडेंट आए थे, और वो एक दिन रुककर ही दूसरे दिन, एक दिन में ही बल्कि एक दिन में बात करके इंडियन लीडर से और बात करके पाकिस्तान गए थे। हमारे यहाँ एक्टिविटी तब चालू नहीं हुई थी, बिल्कुल कॉर्नर पर थी, और युद्ध की वो खड़ी हो गई थी संभावना कि भाई होगा, ये बड़ी घटनाएं होंगी। अब इंडिया छोड़ने वाला नहीं है, पाकिस्तान भी एक तरीके से गुस्से में ही था। तो जगदीश अभी से जी, ये वो प्रोसेस सऊदी शुरू हो वाले गया जो था। आए थे वो ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद आए थे, और दोनों को ऑपरेशन समझाया सिंदूर तो अभी तक भी चल रहा है, उसके बाद नहीं आए। शुरू होने के ऑपरेशन बाद आए। सिंदूर उसके बाद चालू हुआ है, इंडिया का अनाउंसमेंट उसके बाद है, और वो यहाँ से सीधे पाकिस्तान गए थे। और तभी ये लग गया था कि अब कुछ न कुछ बड़ा होगा, तो उन्होंने मीडिएटरशिप उन्होंने चालू की थी। इसमें चीन भी पड़ा था, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका भी पड़ा था, यूएसए भी, और इन सब के बीच में जेडी वेंस जो है वो अमेरिका की तरफ से वो कर रहे थे, वाइस प्रेसिडेंट जो अमेरिका के हैं जेडी वेंस, वो इस सब में मीडिएटर के तौर पे काम कर रहे थे, और वो ही लगातार पाकिस्तान और इंडिया दोनों कंट्रियों के बीच में कोऑर्डिनेशन भी कर रहे थे। तो जैसे ही ये बात लगभग फाइनल स्टेज पे पहुंच गई कि भाई अब हमको ठूस कर लेना चाहिए और इंतजार करना चाहिए, नई घटनाएं तब तक नहीं करनी चाहिए, तो ये सीज फायर तभी हुआ था। अब वो सीज फायर जब इंडिया और पाकिस्तान के डीजीएमएस के बीच में जब बातचीत खत्म हुई, लगभग तभी उन्होंने कर दी। तो बातचीत लगभग एक ही मौके पर ये सब तीनों जगह पर पता चला, क्योंकि वो बातचीत में शामिल थे। तो पता चला, अब उन्होंने पहले उस पर डाल दिया, एक्स हैंडलर पर। यहाँ ऑफिशियल सिस्टम है हमारे यहाँ पर कि भाई हमारे यहाँ से प्राइम मिनिस्टर को खबर की जाएगी, फिर उसके बाद उसका ऑफिशियल कोई जानकारी होगी या फिर पब्लिक के बीच में की जाएगी, लेकिन उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। मैं मानता हूं कि इंडिया में ये थोड़ा बहुत जो ज्यादा समझदार लोग हैं मेरे हिसाब से, वो लोग ये सब देखते हैं कि भाई ट्रंप ने कैसे पहले एक्स पर डाल दिया और वाई ने क्यों नहीं डाला, ये जो है इस तरह की बातें हैं। लेकिन ये तीनों जगह पर एक साथ हुआ था, और इसमें ये लोग शामिल थे, 4-5 कंट्री, इनके बीच में बातचीत हुई थी कि रोक दीजिए वरना बहुत ज्यादा नुकसान होगा। खासकर ये जो इनिशिएटिव था ये पाकिस्तान ने किया था, हिंदुस्तान ने नहीं लिया था। पाकिस्तान के ही डीजीएमएस ने सबसे पहले इंडिया को कॉल किया जी अर्जेंट, और उन्होंने ही कॉल किया कि आप आइए बातचीत करते हैं और हम
इसको रोक देते हैं अभी घटनाक्रम को, जी क्योंकि उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया कि अपना जो थोड़ा बहुत भी लड़ाई का इंफ्रा उनके पास जो कुछ भी है उसको इतना नुकसान हो चुका था, इतनी जानें जा चुकी थी उनके। और अभी तो इंडिया ने तो वार किया ही नहीं था, जी कोई इंडियन सैनिक जो है उसने लाइन ऑफ कंट्रोल को पार नहीं किया था, न इंडियन शिफ्ट में किया था। सब अपनी अपने लिमिट में ही रहकर उन्होंने अपने जो उनके पास ताकतवर हथियार हैं उन्हीं को चला के, ये जो कुछ भी हुआ है ये बाहर से ही हुआ है। इसमें जी इंडिया को पाकिस्तान के टेरिटरी में घुसने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये जब देखा तो देखा कि तो बहुत नुकसान हो जाएगा, अगर वो अंदर ही घुस आए तो पता नहीं क्या क्या करेंगे। फिर इस डर की वजह से इसको और रोके गए थे। अमेरिका भी उस बातचीत में शामिल था, तो हिंदुस्तान ने भी एक लार्जर उसमें बात को माना। दुनिया का बहुत जिम्मेदार देश है हिंदुस्तान, तो उसको सारी जिम्मेदारियां अपने पास रखना है। ये ऐसे हुआ था। जी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ जी, आपके पास आ रही हूँ आखिरी सवाल के लिए। राजकुमार जी का संशय दूर कर दीजिए, और साथ ही भारत की सफलताओं में वैश्विक स्तर पर ये जो पूरा ट्रंप प्रकरण है, इसकी छाप किस तरह से रहेगी आपकी नजर से, क्योंकि आप डिफेंस का बहुत बड़ा हिस्सा रहे हैं। अनी देखिए, मैं पुरानी बातों को वापस दोहराना मेरे को लगता है ये ठीक नहीं है। उस वक्त 71 वॉर में क्या कंपल्सन थे, क्या कंडीशंस थी, क्या सिचुएशंस थी, इस वॉर को उससे जोड़ना बहुत गलत है। जहां तक बात है कि जितने भी हमने इनके सैनिक कैप्चर किए थे, पीडब्ल्यू थे, 90,000 को क्या हम रोटी खिलाते रहते हैं यहाँ पे? आई मीन देयर आर सर्टेन रूल्स रेगुलेशन वर्ल्ड वाइड, वी हैव टू फॉलो देम। तो ये बिल्कुल गलत बात है जो हम कहते हैं कि साहब हमको ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए। उस वक्त ग्राउंड रियलिटी क्या थी, सिचुएशन क्या थी, वी डोंट नो। बट एक पॉइंट जो हमेशा मेरे को खाता है, वो ठीक है, जमीनें हमने दे दी, उन्होंने कैप्चर करी थी, उन्होंने हमको दे दी, वो इश्यूज है। लेकिन एक पॉइंट जो मुझे दुख होता है वो ये था कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होना चाहिए था उस वक्त कि जो हमारे एयरफोर्स के जो पायलट्स उधर कैप्चर किए गए थे, मैंने सुना है काफी थे, उनको हम ला नहीं पाए। मुझे उसका दुख होता है। बाकी तो देखो, हमारे जो सैनिक है, हमारे जो जवान है, वो अल्टीमेटली देश के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। एक बंदे की जान भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमारे पायलट्स, मैंने सुना है कि उधर जब इन्होंने कैप्चर किए थे 71 वॉर में, उनको लौटाया नहीं और उनको जेलों में रखा। इसके बारे में मुझे खबरें आती रहती है। बाकी तो ये देखिए, रूल्स रेगुलेशंस हैं, और ये एक हमेशा हमारे डीएनए में है। ये एक सैड थिंग है। हिस्टोरिकली वी आर नॉट लाइक पाकिस्तान और एनी कंट्रीज जो बिल्कुल बारबरिक और हिटलर की तरह से बिहेव करते हैं। हम हिंदुस्तान है। हमने पृथ्वीराज, हमारा जो पृथ्वीराज चौहान था, उसने वो एग्जाम्पल सेट किया था कि भी मैं पकड़े हुए इंसान को नहीं मारूंगा। सो हम लोगों का वही ट्रेडिशन, हम वैसे ही रहेंगे। अभी भी अगर हमने कोई बंदा पकड़ा है तो आप देखना उसको कितने रिस्पेक्ट से हम वापस उसको पाकिस्तान को देंगे। लेकिन क्या पाकिस्तान ये चीज फॉलो करता है, ये एक इशू है जिसपे हमको विचार करने की जरूरत है। और एक लेसन लर्न होना चाहिए हमको कि क्या हम टिट फॉर टैट कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। दूसरा बात है, जहां दुनिया में भी भारत की अपनी पहचान है, और उस पहचान को भारत को बनाए रखना भी है। इसीलिए भारत भारत है और पाकिस्तान, बहुत बड़ा फर्क है दुनिया के पटल पर। हम पाकिस्तान जैसे नहीं हो सकते, हम उससे बारबरिक नहीं हो सकते। जिस तरह से वो कैप्टन कालिया को उन्होंने कीले ठोक ठोक के मारा, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? वी कांट डू इट। हम लोग, हमारा जो सिस्टम है, हम लोग वी आर वेरी डिफरेंट देन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। आज कंट्रीज लेक्चर देती है हिंदुस्तान ये करे, हम लोग तो वी आर नॉन अलाइनमेंट। हम लोग बिल्कुल पीस में बिलीव करते हैं। वी नेवर अटैक एनी कंट्री बिफोर इन द हिस्ट्री ऑल्सो। और दूसरा, ये ट्रंप वाली बात जो चल रही है, इसके क्या नीटिगिटी थी, कैसे किया, वो एक इशू। बट मेरे को ये लगता है कि हमारे लिए ये बहुत ही बड़ा अच्छा एक डिसीजन रहा, चाहे किसने भी लिया हो, चाहे ट्रंप ने लिया हो, चाहे मोदी जी ने लिया हो, चाहे डीजीएमओज ने लिया हो। मुझे लगता है कि ये वॉर खत्म या कर देना बिल्कुल सही डिसीजन है। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान तो वैसे भी जो है वो भीख मांग रहा है, उनके पास कुछ नहीं है खोने के लिए। वो इतने कट्टर लोग हैं कि उनको हमारे को खत्म करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे आर रेडी टू सेक्रीफाइस देयर लाइफ। जितने भी फिदायीन अटैक आप देख रहे हैं, कितने लोग
चाहे मुंबई अटैक हो, चाहे कहीं पे भी अटैक हो, क्या कभी उन्होंने सोचा कि वो मर जाएगा तो क्या होगा? दे डाई फॉर देयर धर्म, फॉर देयर कंट्री। हम नहीं कर सकते ऐसा काम। जी तो ये एक जी तरह से अच्छा हुआ कि अब ये पीस हो गया, हमारे लोग चैन से रह सकते हैं। इसके ऊपर ये कहना कि देखो साहब ये कर देते वो कर देते, क्या बकवास है। आई एम इतने पढ़े लिखे लोग ये कैसे बात कर सकते हैं कि हिंदुस्तान को जो है वो अटैक करके ऊपर कब्जा कर लेना चाहिए? हाउ इज इट पॉसिबल? क्या रशिया ने यूक्रेन पे कब्जा कर लिया 3.5 साल? आज के जमाने में कोई भी कंट्री किसी को भी विन ओवर नहीं कर सकता। ओनली डिस्ट्रैक्शंस है, उनके भी मरेंगे, हमारे भी मरेंगे। ग्राउंड फोर्सेस अंदर जाएगी तो उनको लॉस होगा, उनकी फोर्सेस आएगी तो उनको लॉस होगा। ये सब फालतू की बात है। आम पब्लिक, नेता लोगों को ये समझना चाहिए कि जो हुआ वो हमारे देश के लिए अच्छा हुआ। अब इसको एस्केलेट करने की जरूरत नहीं है। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, इस प्लेटफॉर्म पे मैं देखता रहा हूँ मीडिया को, जिस तरह से नेताओं ने, मैं आई डोंट वांट टू टेक नेम ऑफ एनी लीडर्स, जिस तरह से जैसे ही ये पहलगाम का अटैक हुआ, किस तरह से लोग स्टेटमेंट दे रहे थे कि अटैक क्यों नहीं कर रहे, अटैक क्यों नहीं कर रहे। अरे भाई, ये जो कमांडर्स होते हैं आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के, हम लोग जो प्लान करते हैं, क्या हम आंख मीच के ऐसे ही अटैक कर देंगे? हम हमारे जवानों को मरवा देंगे, हम सिविलियंस को मरवा देंगे? अरे भाई, प्लानिंग होती है। जैसे 71 वॉर में भी इंदिरा गांधी जी ने जब आदेश दिया था, तो जो सैम मोनेक्सा ने बोला था कि मुझे टाइम चाहिए। तो क्या ये सोचने वाली बात है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता हम लोगों को कि क्या निश्चित रूप हमने से, सरकार को प्रेशराइज किया और निश्चित रूप प्रीमैच्योर से अटैक करवा दिया? ये नहीं लगता आपको? मुझे ये लगता है, नहीं, मेरी सोच है कि हम जो है, हमको ये संयम बरतना चाहिए। लेट द गवर्नमेंट, आज की जो गवर्नमेंट थी, चाहे वो उस टाइम की गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट को काम करने दो, फोर्सेस को अपना काम करने दो। हमको खड़े होना चाहिए ऐसे मौके पे देश के साथ। ये मेरा विचार है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि भारत सरकार ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान और दुनिया को ये संदेश देने में बेहद कामयाब रही है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की जो सोच है, भारत की जो रीति नीति है, वो बर्दाश्त नहीं करने की है। लेकिन इसके साथ ही भारत ये भी नहीं चाहता कि किसी भी तरह से युद्ध की तरफ जाएं, आम आदमी का कोई नुकसान हो, दोनों देशों के लोगों को, आम आदमी को किसी भी तरह की कोई परेशानी आए। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर अभी सीज फायर की स्थिति है। अगर इसका उल्लंघन किया गया तो जारी रहेगा। पाकिस्तान को, पड़ोसी देश को, आतंकवाद के पोषक को ये साफ संदेश है। उम्मीद है आतंकवादियों को भी ये संदेश समझ में आएगा। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।